उसी के अंदर जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और उसके एप्लीकेशन, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। ग्रुप लगा है, ये अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग का फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है। उसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और किस तरीके से हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और उसके दो टाइप्स क्या है वो हम लोग डिस्कस किए थे। और कुछ इंपॉर्टेंट जीओसी के अंदर जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और उसके एप्लीकेशन, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज, उसके कारण जो हमारे पास फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बोएनाइन बन रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम फर्दर आगे देखेंगे। तो पहले आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है? कार्बोकेटायन, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो कार्बोकेटायंस का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो कार्बोकेटायंस का मतलब होता है when carbon gets positive charge, when carbon gets positive charge is known as, when carbon gets positive charge is known as कार्बोकेटायन। ठीक है, जब हमारे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है तब हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन बोलते हैं। अब ये कार्बोकेटायन बनता कैसे है? जैसे कि आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है तब हमारा क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। तो कैसे, देखिए आइए, यहाँ पे मैंने एक कार्बन और उसके साथ कुछ बॉन्ड्स बना दिए हैं और ये एक ऐसा ज्योमेट्रिक सरफेस है, ये हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ एक्स ग्रुप लगा हुआ है और इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसके अंदर यहाँ पर ये वाला बॉन्ड अगर मैं तोड़ूँ तो ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से एक्स के ऊपर आके टूट जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जो भी दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एक्स के ऊपर आ जाता है और एक्स के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से टूटा है, कार्बन से टूटा है, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, और इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो इसके पास है ही। यहाँ से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर उठ के आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और कार्बन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन के ऊपर जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन बोलते हैं, और हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पे कैसे हुआ? ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज के कारण, हेटेरोलिटिक क्लीवेज के कारण यहाँ पर ये सब हो रहा है। तो इसका जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन था वो था sp3, और जब कार्बोकेटायन बन गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और ज्योमेट्री भी चेंज हो गई है। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी कार्बोकेटायन की? यहाँ पर प्लेनर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा होगा तो उसकी क्या होगी? ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन दोनों चेंज हो रही होगी। ठीक है, ज्योमेट्री। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले टॉपिक की, जो हमारा है कार्बो एनायन। अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है तो एक क्या बनता है हमारे पास? कार्बोकेटायन बनता है, एक बनता है हमारे पास कार्ब एनायन। कार्ब एनायन कब बनता है वो देखिए, कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन कब बनता है वो देखिए। तो यहाँ पर सेम मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो व्हेन carbon gets negative charge, when carbon gets negative charge is known as कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन एनायन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से छोटा सा डायग्राम और उसी के थ्रू हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने कोई वाई क्या डाल दिया, एक एटम डाल दिया जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये वाला जो ग्रुप लगा है, ये अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका जो क्लीवेज होगा वो होगा इस तरह। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बचे हुआ ग्रुप के पास चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने कि अगर अगर कार्बन के साथ कोई भी पोजीशन पे अगर एक
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के पास क्या होगा कि वो क्या करेगा, अपने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर डाल देगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन एनायन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन एनायन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब कार्बन एनायन स्ट्रक्चर मिलने के बाद अब ये यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बना रहा होगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा पिरामिडल पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और दोनों का क्या रहेगा, हाइब्रिडेशन सेम रहेगा, बट ज्योमेट्री दोनों की अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल। तो ये फर्क आपको देखने को मिलेगा, और ये भी हमारा हेट्रोलिटिक का ही एग्जाम्पल है, हेट्रोलिटिक। आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ आ गई हो। अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हुए बात करते हैं हम किसकी, फ्री रेडिकल की। अब फ्री रेडिकल कैसे बनता है और फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो फ्री रेडिकल की कोई वैसे प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, बट यहाँ पर क्या होगा कि अगर इक्वल अमाउंट में शेयर पेयर और इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पे टूटता है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन के क्या बनते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता है। तो कैसे बनता है वो देखिए, यहाँ पे फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज हो गया है। अब इस होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाले बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, आपस में इक्वल अमाउंट में क्या कर दे रहे हैं, सेपरेट आउट हो जा रहे हैं। तो मतलब इक्वल अमाउंट का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कार्बन के ऊपर यहाँ फ्री रेडिकल लग जाएगा, और जो एटम निकला है उसके साथ वो भी फ्री रेडिकल की तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन sp3 था टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लेनर ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर आप बोल ज्योमेट्री। ठीक है, आई होप आपको फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बोनेन का डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या बात किया जाता है। अब कार्बोकैटायन के अंदर अगर हम बात करें, या फिर कार्बन एनायन के अंदर और फ्री रेडिकल के अंदर अगर इन सब की स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी किसकी कितनी क्या हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दे रहा हूँ तीनों के लिए। ठीक है, किसमें थर्ड डिग्री कार्बन कैटायन या फिर थर्ड डिग्री कार्बन आयन, और सेकेंडरी या प्राइमरी कार्बोकैटायन कार्बन आयन और फ्री रेडिकल के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की अगर मैं पहले बात करूँ किसकी, कार्बोकैटायन की, तो यहाँ पे पहली बात हम कर रहे हैं कार्बोकैटायन की। तो कार्बोकैटायन में क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री सबसे स्टेबल, फिर सेकेंडरी, और फिर हमारे पास हो जाएगा प्राइमरी। अगर वही बात करूँ मैं कार्बन आयन की, तो कार्बन आयन में क्या हो जाएगा, कार्बन आयन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, अगर मैं वही बात करूँ फ्री रेडिकल की, तो सेम है कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल का सेम है कार्बोकैटायन क्या रहता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और अब हम बढ़ सकते हैं आगे। तो आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और इसको समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पे नोट करके लिख दीजिए, नोट द मूवमेंट ऑफ, एक मिनट, तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, दी मूवमेंट ऑफ, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, in a molecule has a great has a great impact on reactivity of that molecule। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो। कैसे क्लियर होगा, मैं पहले समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ से छोटा कर देते हैं, एक मिनट, ओके, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देते हैं, और एक काम करते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पर ही रख देते हैं, आई होप आपको थोड़ा सा विजिबल हो। ठीक, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो ग्रेट इम्पैक्ट डाल सकती है उसके रिएक्टिविटी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ हो रहा था, ग्रुप यहाँ पे निकल रहा था। ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा था,
और इस कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी अभी देखा, स्टेबिलिटी देखा, तो इसकी रिएक्टिविटी अलग होगी और इसकी रिएक्टिविटी अलग। कार्बोकैटायन कार्बो एनायन की रिएक्टिविटी दोनों तरफ अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये अलग टाइप के रिएक्शन में टेक प्लेस लेगा अपना पार्ट, ठीक है, और ये अलग रिएक्शन के अंदर क्या रहेगा, पार्ट लेगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिसाइड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिसाइड करता है कि आप किस तरफ क्या रख रहे हो, रिएक्टिविटी आपका मॉलिक्यूल का कैसा होगा, तो वो रिएक्टिविटी पे क्या डालता है, असर डालता है। तो आगे चलते हैं और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कितने कितने टाइप का हो सकता है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला टाइप जो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का पहला टाइप है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड के अंदर देखने को मिलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और उसके बाद आता है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। और उसके बाद आता है हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। और उसके बाद आता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इतने सारे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, और एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक एक करके फिनिश करते जाएंगे, कॉन्जुगेशन। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगले लेक्चर के अंदर हम इस सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे एक एक करके, और समझेंगे कि क्या होता है। इनमें से कुछ आपके परमानेंट इफेक्ट होते हैं और कुछ आपके टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।